नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर एक नया वीडियो जिसमें हम सवालों के जवाब देंगे। एक कॉमन सवाल कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि सैडल नोज डिफॉर्मिटी क्या होती है और उसका करेक्शन करने के क्या तरीके होते हैं। सैडल नोज डिफॉर्मिटी में नाक का जो डॉर्सम है या ऊपर का हिस्सा है वो धंस जाता है और उसकी वजह से सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है। सैडल नोज डिफॉर्मिटी के कई कारण हो सकते हैं। जो बचपन में होने वाले कारण हैं वो है आपके नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, उसमें हमारे नाक का जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो निकल जाता है पिघल के, गल के, और फिर जो सेंट्रल पोर्शन होता है नाक का वो धंस जाता है, तो नाक चपटी या धसी हुई दिखती है। तो बचपन में नेज़ल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है या बचपन में ही कभी चोट आने की वजह से हो सकता है, यंग एज में या बाद में भी चोट आने की वजह से सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है। और कई बार कंजेनाइटली, पैदाइशी तौर पे या जेनेटिकली भी हमको सैडल का ही फॉर्म देखने मिल सकता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम्स, जिनमें सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है, नाक धसी हुई होती है। उसको हम एग्जैक्टली सैडल नोज नहीं बोलते, लेकिन नाक धसी होती है जेनेटिकली, पैदाइश से ही हमारी नाक जो है उतनी उभरी हुई ऊपर की तरफ नहीं होती। ये अलग अलग कारण होते हैं सैडल नोज डिफॉर्मिटी के। हमारे देश में सैडल नोज बहुत कॉमन है और इसके ऑपरेशंस भी बहुत कॉमन हैं, क्योंकि धसी हुई नाक किसी को पसंद नहीं है। उठी हुई नाक के अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हम उसको सैडल नोज डिफॉर्मिटी राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनोप्लास्टी मतलब नाक के ऑपरेशन, और सैडल नोज डिफॉर्मिटी में हमको उस नाक को उठाने का ऑपरेशन करना होता है। नाक को उठाने के लिए हम दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो हमारे शरीर से ही निकलते हैं, जिनको हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, और आर्टिफिशियल जो हम बाहर से डालते हैं, या सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं जो हम फैक्ट्री में बनते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं नाक को ऊपर उठाने के लिए। सबसे कॉमनली ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी की जाती है, जिसमें हम शरीर का ही कोई हड्डी का टुकड़ा या कार्टिलेज का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी। तो उसके कई सोर्सेज होते हैं, जैसे रिब मतलब हमारी जो पसलियाँ होती हैं उसकी हड्डी को या उसके कार्टिलेज को इस्तेमाल करके हम नाक को उठाते हैं। कान का कार्टिलेज जो नरम हड्डी होती है जो कान की, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं नाक को उठाने के लिए। या हमारी खुद सेप्टम जो नाक के अंदर का जो कार्टिलेज होता है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं नाक को उठाने के लिए। तो ये हो गया ऑटोग्राफ्ट या हमारे शरीर का मटेरियल जिससे हम राइनोप्लास्टी करते हैं। ऑटोग्राफ्ट के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें रिजेक्शन का डर नहीं होता है, लोकल इन्फेक्शन का डर काफ़ी कम होता है। जो नोज़ का जो शेप आता है वो उतना अच्छा नहीं आता जितना कि हम आर्टिफिशियल जब इम्प्लांट्स डालते हैं उनसे आता है, लेकिन एक्सपर्टीज़ के साथ धीरे धीरे आप बहुत अच्छे राइनोप्लास्टी के करेक्शंस अचीव कर सकते हैं। और जो वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड लोकेशन होती है वो रिब होता है, जो पसली का हिस्सा होता है। पहले के समय में आइलिया क्रेस्ट से भी हम ग्राफ्ट्स लेते थे, मतलब कूल्हे की हड्डी से भी हम बोन निकालते थे, और साथ में हाथ में एक अल्ना बोन होती है फोर आर्म में, वहाँ से भी हम लोग कई बार बोन का यूज़ करते थे, जो अब धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होता जा रहा है। ऑटोग्राफ्ट के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनमें बोन रिजॉर्ब होने का डर होता है। जो हमने हासिल किया होता है वो थोड़ा सा समय के साथ रिजॉर्प्शन की वजह से कम हो जाता है। कार्टिलेज में वॉर्पिंग हो सकती है अगर हमारी टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जो ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी से हो सकती हैं। जो दूसरी मेथड होती है जिसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट राइनोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम सिलिकॉन का मटेरियल जो होता है, सिलिकॉन रबर का, उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे नाक का शेप बहुत अच्छा आता है। एक मेडपोर करके मटेरियल होता है, इससे भी हम नाक को उठाने का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सिलिकॉन रबर जो होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो नाक के जैसा होता है, और जो मेडपोर मटेरियल होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसमें नेचुरल फील नहीं आती। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन जो फ़ायदा है दोनों में वो ये है कि शेप बहुत अच्छा आता है। नुकसान ये है कि कई बार हमको रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है। वो जो हमने मटेरियल अंदर डाला है वो इन्फेक्ट हो गया तो उसको पूरा निकालना पड़ सकता है, और फिर निकालने के बाद इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ऑटोग्राफ्ट मटेरियल।
तो दोनों टेक्निक्स के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन सैडल नोज डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके ऑपरेशन भी उतने ही कॉमनली हमारे यहाँ किए जाते हैं। दोनों टेक्निक्स अपने आप में अच्छी होती हैं। अपने प्लास्टिक सर्जन से डिटेल में बात करके और जो आपके लिए सूटेबल है उसकी एडवाइस आप सर्जन से ले सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं कि आपको ऑटोग्राफ्ट राइनोप्लास्टी करानी है या इम्प्लांट राइनोप्लास्टी करानी है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।